जय हिंद दोस्तों। वापस मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विनय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। तो दोस्तों हमने कल सीरीज शुरू किया था जिसमें कहा था कि हम लोग टोटल क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो कल विद्युत आवेश और क्षेत्र में एक पार्ट किए थे, अब उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि आज हम लोग इसको खत्म कर दें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस फिर से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, बट उनका डिस्कशन नहीं होगा। हम देखेंगे कि 20 तक, आई थिंक 21 तक हमने क्वेश्चंस को किया था, तो हम वहीं पर लेके आ रहे हैं। हाँ, ये रहा। यहां तक हमने किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो उसमें हमारा ऑप्शन जो था ये करेक्ट था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, है ना। 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर। हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं क्या है इसमें। कहा गया कि स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र हो गया या चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है? संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेटिव है ना। तो यहाँ पर ये फैक्ट है, जानकारी वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कहा कि दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल कितना होगा। अब यहाँ पर हमको देखिए, एक तो है कि आप कूलम्ब्स का नियम पढ़े होंगे, तो कूलम्ब्स के नियम में आपको फॉर्मूला बताया गया था, उसी फॉर्मूला पर क्या करना है, थोड़ा सा सोच लेना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल कितना होता है, या बल क्या होता है। और ये ऑप्शन है, पहले हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्या है। देखिए, आपने देखा था कि कूलम्ब का नियम क्या कहता है। तो कूलम्ब का नियम जो है, कूलम्ब का नियम कूलम्ब का नियम है क्या, पहले हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू से, है ना। एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट, हाँ वो कुछ और खुल गया था, तो मैं यहां पर वापस लिख रहा हूं इसको। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। अब मैं थोड़ा सा आपको आपके चैप्टर्स के शुरुआत में लेके जा रहा हूं, और यहां पर चैप्टर्स के शुरुआत में आपको बताया गया था आवेशों के बारे में, कुछ आवेशों के गुण के बारे में, है ना। तो देखिए, जब शुरू में आवेश को देखना था, आवेश को कैसे देखा गया, तो आपको याद होगा कि थेल्स नाम के जो दार्शनिक थे, साइंटिस्ट मत ध्यान रखेंगे, दार्शनिक थे, वो दार्शनिक क्या करते हैं कि मैग्नीशिया के रीजन में जाते हैं, मैग्नीशिया की पहाड़ियों पर जाते हैं, और चूंकि उधर एक वो चरवाहे के द्वारा जो बातें कही गई होती हैं कि भाई यहाँ पर कुछ चिपक जाता है, हम लोग चढ़ते हैं तो जो हमारे डंडा है, डंडा के नीचे जो लोहा का रिंग लगा होता है, उस रिंग की वजह से वो क्या हो रहा है, वहां पर डंडा चिपक जा रहा है। क्योंकि पहाड़ों पर, चूंकि वो क्या भेड़ बकरी चराते थे, पहाड़ी एरिया है, तो वहां उनके शूज के नीचे किल लगा होता था, और वो चढ़ते थे तो वो लोहे की वजह से वहां पर चिपक जाता था। तो ये एक मतलब उसने क्या किया, उधर के एरिया में फैल गया, और उसी एरिया में आते थे थेल्स। तो थेल्स ने सोचा कि ऐसा क्या है, तो जब वहां पर वो खोजने गए उस चीजों को, तो वो एक्चुअली में वो मैग्नेटिज्म था, चुंबक था, लेकिन वो चुंबकत्व को नहीं खोजे। उन्होंने क्या किया, उनको आवेश उनके हाथ लग गया, आवेश की खोज उनसे हो गई। इसमें और भी ग्यूरिक नाम के वैज्ञानिक थे, वो अब जो है इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं, ग्यूरिक नाम के वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ये सब लोग आते हैं, आवेश के बारे में अपना अपना जो स्टडी है वो करते हैं। करने के बाद आप जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का है, नाम नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि जब सिल्क के कपड़े को हम लोग एबोनाइट के रॉड पे रगड़ते हैं, तो एक जो चार्ज है, एक जो सिल्क पर आता है, और दूसरा चार्ज जो है कि एबोनाइट पर जाता है। तो बोले कि दो अलग अलग प्रकार के चार्ज हैं। फिर मान लीजिए कि अगर हम लोग फर से ग्लास रॉड को रगड़ते हैं तो उस पर भी चार्ज जो हो रहा है, तो वो भी दोनों क्या है, अलग अलग प्रकार का चार्ज है। ये आपने देखा था, अलग अलग प्रकार का आवेश है।
अब वहां पर आप देखिएगा तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आवेश के प्रकार बता दिए, ये नहीं बताया कि वो कितना बल लगाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये भी कहा कि भाई दो जब हम लोग रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर रख दिए एवोनाइट का रॉड और एक रख दिया हमने ग्लास का रॉड, और क्या देखा गया कि जब दोनों को हम लोग पास में लेके आते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों एवोनाइट रखा है तो एक एवोनाइट दूसरे एवोनाइट के रॉड से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई चीज देखिए दूर भागे या पास है, इसका मतलब कि कोई ना कोई इस पर बल लग रहा है। ये बल कैसा बल है, जो असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। और यह नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो है इन दोनों के बीच में अप्लाई हो रहा है, दोनों अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कितना फोर्स लगाया ये नहीं बताया। तो इसके लिए कौन थ्योरी दिया, तो उसके लिए जो थ्योरी देते हैं वो उनका नाम है कूलम्ब, है ना। तो चूंकि कूलम्ब उनका पूरा नाम नहीं है और पूरा नाम जानने की हमको आवश्यकता भी नहीं है, एग्जाम में कूलम्ब के लॉ से क्वेश्चन आते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में या 2 मार्क्स वाले में चला आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कूलम्ब क्या कहते हैं कि दो चार्ज है, एक चार्ज मान लेते हैं कि ये हो गया, मैं इसको मान लेता हूं चार्ज Q1 है, और यहां पर एक चार्ज मान लेते हैं कि हमारा क्या है Q2 है, और दोनों चार्ज को हमने क्या किया, r डिस्टेंस पर रख दिया है। तो आप देखिएगा जो न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, गुरुत्व का सार्वभौमिक नियम दिया है, हूबहू उसी का कॉपी है। यार मतलब अगर वो किसी बच्चे को याद है ना तो इसको याद करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगा। तो कूलम्ब ने कहा कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो यहां पर जब अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें और दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस जो समानुपाती का चिन्ह है, अगर हम लोग इसको हटाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वालिटी करेंगे तो समानुपाती नियतांक आएगा, K हमने मान लिया, और ये क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये K का वैल्यू बताया गया क्या है, तो K जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आप एप्सिलॉन नॉट निर्वात या निर्वात की हवा का भी देखिए वैसा ही लगभग हो जाता है वैल्यू, तो उसकी परावैद्युतता है। ये एक मीडियम का गुण होता है जो क्या करता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत स्थैतिक बल को प्रभावित करता है, उसको कम कर सकता है। अब ये इसके यहां पर एक और चीज आया था K, इसको बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतता। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, हालांकि इसका वैल्यू आपको याद होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका, इस K का पूरा आपका वैल्यू होता है ना। अब यहां पर देखिए ये जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को हम दुगना कर देते हैं, डिस्टेंस डबल कर दिया, तो उनके बीच का बल क्या होगा, मतलब कि आवेश हमको वहीं रखना है, ये डबल कर देना है। तो हमने देखिए एक मान लेते हैं कि फोर्स जो है हमारा बल जो है शुरुआत में ये रहा है, ओके। अब हमने क्या किया, दुगना कर दिया, तो क्या कर देंगे यहां पर K को तो ऐसे ही रख दिया Q1 Q2 अपॉन, दुगना करना है तो 2R का स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। अब जब इसका कंपेयर हम लोग करेंगे, तुलना करेंगे कितना गुना हो जाएगा, तो अब देखिए ये 4R स्क्वायर फिर ऊपर चला जाएगा ना, मतलब कितना हो गया, मतलब ये हो जाएगा कि ये 1/4 हो जाएगा। अगर इसका हम लोग अनुपात निकालते हैं तो देखिए ये वाला तो वैल्यू आपका ज्यों का त्यों है, और ये वाला वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यहां पर ज्यों का त्यों है, ये आपस में कैंसिल कर देंगे जब अनुपात निकालना है। तो क्या बचेगा हमारा, देखिए दूरी को जब हम बढ़ाते हैं तो बल का मान क्या होता है, कम होता है। कूलम्ब ने क्या कहा था यहाँ पे कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि हम जैसे जैसे बल को बढ़ाएंगे दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारे बल का मान क्या होगा, कम होते चला जाएगा, बल घटते चला जाएगा। तो अब ऑप्शन में चले जाते हैं बाबू, उतना दिमाग भी नहीं लगाना, यहां देख लेना है, कहा कि दुगना हो जाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है यार, दूरी को डबल कर दिया, दुगना बल कैसे हो जाएगा, बल कम होगा ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। आधा हो जाएगा, आधा हो सकता है, 4 गुना हो जाएगा, ये भी नहीं है, 4 गुना भी नहीं हो पाएगा, 4 गुना बल नहीं लगेगा। दूरी बढ़ा है तो बल क्या होगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा D, 1/4 हो जाता है, क्योंकि 2R का हमने स्क्वायर किया तो 2 2 4 और फिर R स्क्वायर, तो 1/4 हमारा बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर।
आगे क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम में आप जब नहीं है यहाँ पे, किसी माध्यम में अपेक्षिक परावैद्युतता का मान क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, वैसे तो आप इसको याद भी रख सकते हो, है ना, लेकिन एक तरीका ये है कि हम लोग इसको निकाल के देख लें थोड़ा सा। तो अपेक्षिक परावैद्युतता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है बाबू कि परावैद्युतता क्या है। परावैद्युतता क्या है? तो परावैद्युतता में हम लोग देखेंगे तो कहा गया किसी माध्यम का एक गुण है, माध्यम का गुण है। माध्यम बोले तो क्या है? माध्यम का मतलब हो जाता है कि ये निर्वात हो सकता है, ये वायु हो सकता है, ये जल भी हो सकता है, और क्या ये धातु हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। माध्यम में हमें जो पढ़ना है ये चार चीजों को पढ़ना है, और भी माध्यम हो सकते हैं, है ना। तो इसमें कहा गया कि ये माध्यम का गुण है, ये गुण क्या करता है कि बल को प्रभावित करता है। भाई हम ये नहीं कहेंगे घटा देता है, बल को प्रभावित करता है। अब देखो अपेक्षिक का मतलब क्या हो गया। अब ये तो परावैद्युतता हो गया, इसको हम लोग अगर देखें निर्वात का परावैद्युतता हम लोग दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट से, है ना, और वायु भी लगभग यही हो जाता है, लेकिन और किसी भी माध्यम का परावैद्युतता हम लोग दिखाते हैं एप्सिलॉन से। ये एप्सिलॉन है, आपको पता होगा, एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है। अब यहां पर देखो बाबू कि अपेक्षिक का मतलब क्या हो गया। अपेक्षिक को अंग्रेजी में देखो, अपेक्षिक का मतलब हो जाता है, यहां पर मैं ला रहा हूं आपका अपेक्षिक परावैद्युतता। अपेक्षिक का मतलब हो जाता है रिलेटिव, है ना, रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो बाबू रिलेटिव जो होगा, रिश्ता बनाना है ना, रिश्ता। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव मतलब रिश्तेदार होता है। अब रिश्तेदार अपना कोई खुद का रिश्तेदार होगा क्या? कभी नहीं होगा। रिश्तेदार होने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है ना। तुम्हारा भी जिसके साथ रिश्ता है तो कम से कम दो ही लोग है ना, खुद का तो रिश्ता खुद से नहीं बना रखा है, तो दो लोग चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पर दो माध्यम होने चाहिए, और दो माध्यम के परावैद्युतता का अनुपात निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी माध्यम के साथ अगर आपको अपेक्षिक परावैद्युतता निकालना है तो एक माध्यम निर्वात होगा, ये कंपलसरी है। मतलब मेरे को रिश्ता जोड़ना है किसी के साथ तो मैं तो रहूंगा ना भाई, फूफा मामा चाचा जो भी हमारा है, तो वो तो हमारे साथ ना उसका संबंध रखना है, तो हमारा होना जरूरी है। वैसे ही निर्वात का होना भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कोई एक और माध्यम हो सकता है, वायु भी हो सकती है, हो सकती है, पानी हो सकती है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, धातु हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई और चीज एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है कि इसका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो कहा गया था कि अपेक्षिक परावैद्युतता को कैसे दिखाते थे? एप्सिलॉन। परावैद्युतता के लिए रिलेटिव का आर ले लो, स्मॉल कर दो आर, ये हो जाएगा अपेक्षिक परावैद्युतता। अच्छा ध्यान रखना, इसी को परावैद्युत नियतांक भी कहा जाता है। दोनों सेम है, बस नाम अलग अलग है। तो यहां पर कहा गया कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो माध्यम की परावैद्युतता अपॉन निर्वात की परावैद्युतता। ये कैसे आया था? तो ये पूरा डेरिवेशन था इसके लिए, आपको पढ़ाया गया था। हम लोग क्या किए थे, पहले निर्वात में कूलम्बियन बल निकाले थे, उसके बाद फिर हम लोग किसी माध्यम में कूलम्बियन बल निकाले थे, दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिए थे, भाग देने का मतलब अनुपात निकाल दिए थे। अनुपात निकालने के बाद हमको ये वाला वैल्यू मिला था। क्या यही वाला वैल्यू आपके ऑप्शन में है? तो देखिए तो एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट पहला ऑप्शन ही हमारा है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड में एक से ज्यादा ऑप्शन सही नहीं होते, एक ही ऑप्शन वाला होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। यहां पर देखिए कहा गया कि किसी आवेशित चालक की सतह के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, है ना। ऑप्शन देख लेंगे, शून्य होता है, सतह के लंबवत होता है, सतह के स्पर्शीय होता है, सतह पर 45 डिग्री पर होता है। तो कोई भी आवेशित चालक है बाबू, तो आवेशित चालक की सतह के बिंदु पर, सतह है उसका सरफेस है, और उस सरफेस के पॉइंट पर, है ना, उस सरफेस के पॉइंट पर क्या वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा, इसको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, सोचिए। और आप देखिए कि गोला की बात नहीं है, गोला अगर होगा तो वहां पर चीजें अलग बनेंगी, है ना। बेलन होगा तो उसके लिए अलग हो जाएगा, है कि नहीं। और यहां पर सिर्फ चालक की बात कही गई है, तो सिर्फ कोई चालक है, तो सिर्फ कोई चालक के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग पहले एक चालक ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर कोई एक चालक हो गया, यहां पर ये रहा, ये आपका कोई चालक हो गया,
और ये चालक पर आवेश दिया गया है ना, इस चालक पर आवेश दिया गया है, कंडक्टर है, और कहा कि इसके सरफेस का कोई भी पॉइंट मान लीजिए हम ले लेते हैं, तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया सतह, इस सतह पर आवेश दिया गया है, इसके देखो यहां पर आवेश है, समझो ये आवेश है, ये आवेश क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर देखो ये नेट हो जाएगा, ये इसे ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब क्या देख रहे हो कि सतह पर इसका एंगल कितना बन रहा है बाबू, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा, वो सतह से लंबवत होना चाहिए। ऑप्शन में लंबवत है, सतह के लंबवत होती है, ये आपका हो गया। अब देखो बाबू शून्य नहीं होगा, शून्य यहां पर नहीं होता, कोई खोखला गोला है ना उसके केंद्र पर हम लोग शून्य लेते हैं, तो वो अलग चीज है, शून्य नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर चालक की बात की गई है, कोई गोला वगैरह की बात नहीं की गई है। तो आपकी चॉइस है कि आप कैसा चालक ले सकते हैं। तो चॉइस का मतलब ये नहीं कि मतलब गोला वगैरह हो जाए तो अलग चीज है। नॉर्मल एक प्लेट ले लीजिए, उस प्लेट पर आवेश दे दीजिए, तो आवेश क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने रेडियली ही डालता है ना चारों तरफ, तो सतह के लिए क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है बाबू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया गया आपको, F/Q। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का क्या होगा, कूलम्ब। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब, यहां पर है न्यूटन पर कूलम्ब, ये है, ये वाला ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। ये देखिए वोल्ट मीटर नहीं आता, वोल्ट प्रति मीटर आता है, तो वो भी अभी आगे आपको मिलेगा। ठीक है, कहा कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन का एक मात्रक तो देखिए यहां पर वो नहीं दिया है जो चार्ज वाले में है, यहां पर ये क्वेश्चन वहां से उठाया है जो कैपेसिटर के अंदर आता है, संधारित्र के अंदर आता है, तो वहां पर इसका जो मात्रक है वो फैराड प्रति मीटर है, फैराड प्रति मीटर इसका मात्रक है एप्सिलॉन का। और भी मात्रक है इसके, वो भी आगे मिलेगा आपको। कहा कि कूलम्ब किस प्रकार का बल है, कूलम्बियन बल जो है वो किस प्रकार का फोर्स है, कैसा बल है। ऑप्शन दिया केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप समझो इसको, कूलम्बियन जो फोर्स है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कूलम्ब का जो बल लगता कैसे है ना। तो यहां पर देखो ये आपका एक चार्ज हो गया, मान लो कि एक चार्ज ये हो गया है ना, और एक चार्ज आपका ये हो गया बाबू। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज हम देखेंगे कि दोनों चार्ज कैसे हैं। तो यहां से इसका डिस्टेंस हमने मिला दिया, ये रहा। अब देखो जो फोर्स लगेगा ना, ये r डिस्टेंस हो गया, मैं मान ले रहा हूं ये Q1 है और ये जो है आपका Q2 है। अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या करेगा, इस पर या इस जगह पर इसको इधर धक्का देगा और इसको इधर धक्का देगा, मतलब अगर विकर्षित करेगा तब, ये दोनों सेम चार्ज है। तो अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसी अकॉर्डिंग करेगा। तो देखो ये तो चार्ज जो है, चार्ज को हम लोग क्या, चार्ज क्या है, चार्ज तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज ही है, मतलब विद्युत ही है। लेकिन ये देखो ये आवेश के केंद्र पर बल लग रहा है ना, ये जो बल लगा ये क्या हो रहा है, ये केंद्र पर लग रहा है। तो ये दोनों प्रकार का बल है, विद्युत बल भी है, विद्युत बल भी है, और एक प्रकार का और है जो कि केंद्र से लग रहा है, तो केंद्रीय बल भी है, केंद्रीय बल भी है। तो यहां पर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो दोनों हो जाएगा कि ए और बी दोनों, विद्युत बल भी और केंद्रीय बल भी। आगे देखिए, कहा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा की जानकारी जो है किससे प्राप्त होती है। अब एक बात बताओ बाबू, यहां पर देखो, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्र की शक्ति, विद्युत क्षेत्र की दिशा और आवेश की प्रकृति। अब मैं कहता हूं कि कोई आवेश है, मैं कहता हूं कि कोई आवेश है और यहां पर आवेश हमने रखा हुआ है, और ये आवेश मान लो कि यहां पर जो आवेश है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका। ओके, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब कोई चार्ज है टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को मैं क्या करूं कि यहां से लेकर के इसमें आऊं, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा,
फोर्स लगेगा, मतलब इस पूरे रीजन में, इस पूरा रीजन में अगर बल लग रहा है तो ये पूरा क्षेत्र भी हमको बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र है। दूसरा चीज, ये जो चार्ज है पॉजिटिव वाला है, तो ये पॉजिटिव वाले चार्ज से निकला हुआ है जो क्षेत्र, जो आवेश से विद्युत क्षेत्र निकला है, ये विद्युत क्षेत्र का दिशा भी तो बताएगा कि विद्युत क्षेत्र है। तीसरा चीज, आवेश की जो प्रकृति है वो भी तो मैटर करता है। पॉजिटिव वाला आवेश है तो क्या करेगा, धन आवेश है तो बाहर लगाएगा, ऋण आवेश है तो अंदर लगाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा होगा, देखो तीनों जिम्मेदार है। क्षेत्र की शक्ति भी, कितना पावरफुल क्षेत्र है वो भी बता सकता है, क्षेत्र की दिशा भी और आवेश की प्रकृति भी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, तीनों के तीनों बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा यहां पर, या विद्युत क्षेत्र मतलब है यहां पर। और क्षेत्र की जो रेखा है, देखो दो चीज है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है और रेखाओं के लिए तो दिशा जरूरी है ही है, और दिशा से आप रेखा समझेंगे, रेखाओं से दिशा समझेंगे। और क्षेत्र का पावर भी क्या होगा, रेखाएं तभी बहुत ज्यादा होंगी जब विद्युत क्षेत्र की शक्ति ज्यादा होगी। अगर कमजोर विद्युत क्षेत्र है तो रेखाएं पकड़ना आपके लिए बहुत नामुमकिन है, मतलब नामुमकिन तो नहीं कर सकता हूं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेखाएं क्या होंगी, बहुत दूर दूर होंगी। और आवेश की प्रकृति है, ये भी रेखा बताएगा कि रेखा कैसी है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका आ गया। ये कहा गया कि जब किसी वस्तु या पिंड पर, देखो मैंने कल कहा था ना कि 1 कूलम आवेश में चार्ज आप निकाल सकते हो, तो देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया बाबू। कहा कि किसी वस्तु या पिंड पर 1 कूलम्ब आवेश तब संभव है जब निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, ये न्यूमेरिकल है ना। न्यूमेरिकल कैसा है कि ये कहा गया किसी वस्तु पर, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं लैंग्वेज को, किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश अगर दिया गया है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, निकाला गया हो चाहे उस पर रखा गया हो, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं, आप देखो यहां पर कहा गया कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर जो आवेश का मान है ना, वस्तु पर जो आवेश का मान है Q का वैल्यू दिया गया है 1 कूलम, और फिर कहा गया कि 1 कूलम चार्ज है, तो यहां पर क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएंगे। Q बराबर क्या होता है बाबू, Q बराबर होता है Ne, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। N क्या है, मैं यहां पर कह दूं कि N क्या है, N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यही N हमको निकालना है। और E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पर अगर हम डिवाइड करेंगे, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। Q का वैल्यू क्या है यहाँ पर, Q कहा गया कि 1 कूलम है, तो हमने यहाँ पर 1 रखा। ये नीचे क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, कूलम और कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी संख्या का कोई मात्रक तो होता नहीं है। अब देखो बाबू, ये अब 1/1.6 को एक साथ रख दिए, इसको हम नीचे वाले को क्या कर दिए, ऊपर भेज दिए। देखो मैंने कल बोला था कि एग्जैक्ट मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन 10 के पावर 8 होता है, लेकिन 8 नहीं होता है, 18 होता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने वैसे कह भी दिया था कि मैं श्योर नहीं हूं, मतलब जहां तक मेरे दिमाग में आ रहा है। तो यहां पर जब डेसिमल को हटाएंगे हम लोग, इस डेसिमल को हटाए तो यहाँ पर एक 0 आ गया, तो ये क्या हो गया 10/16 इंटू 10 के पावर 19। अब इससे डायरेक्ट कैसे डिवाइड करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या करेगा, इससे एक भीख मांगेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। क्या हो गया, इंटू 10⁻18 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बाबू, तो क्या होगा 6 टाइम में जाएगा 96, तो कितना बचेगा 4, फिर 4 पर 0 आएगा तो कितना हो जाएगा 2 32, और फिर 8 आएगा उस पर 0 आएगा तो 16 5 80, 6.25 इंटू 10⁸ इतने 18 इतने इलेक्ट्रॉन बाबू आपके यहाँ पर हैं, तब जाकर के 1 कूलम आवेश, 1 कूलम चार्ज उस वस्तु पर आ रहा है। क्या ये ऑप्शन में है, यहाँ पर देखो ये वाला C नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहा कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर कहा गया कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा,
कोई बिंदु आवेश रखा गया है Q और इस Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है। देखो बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो इसका आंसर होने वाला है, यही आंसर का डेरिवेशन आ जाता है 2 नंबर में कभी कभी एग्जाम में, तो आपको निकालने भी आना चाहिए। अब निकालने में आपको सिखा देता हूं एक बार, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप उसको सीख लेंगे। देखिए मैं इसको करवा रहा हूं आपको। अब यहां पर देखिए मैं निकाल रहा हूं, क्या कहा गया कि कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश Q के कारण, ये कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, Q के द्वारा R दूरी पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, है ना, समझने वाला चीज है बाबू, डेरिवेशन है। अब यहां पर आपको ये भी दिख जाएगा, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास नहीं किए हैं, वो देख लेंगे कि डेरिवेशन कैसे कराया जाता है, मतलब मैं कैसे करवाता हूं। अब पता नहीं आपके सर भी अच्छा ही करवाते होंगे मेरे ख्याल से। अब यहां पर देखिए, ये हो गया आपका सोर्स चार्ज बाबू। सोर्स चार्ज को हमने कैपिटल या स्मॉल कुछ ही मान लीजिए। यहां से हमने लिया R डिस्टेंस पर एक छोटू सा पॉइंट लिया P, है ना, और इस P पॉइंट पर, है ना, ये R डिस्टेंस पर है, इस P पॉइंट पर आपको निकालना है कि इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है। अब मैंने कल बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है एक टेस्ट चार्ज की। कहा था कि वो उसको पिटाना है, कुछ भी टेस्टिंग करना, उसको भेज देंगे। तो हमने क्या किया कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एकांक धन परीक्षण आवेश, मतलब क्या है इसका कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका वैल्यू 1 होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। 1 क्यों रखा गया और पॉजिटिव क्यों रखा गया? तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए रखा गया कि ये रिपल्सन का फोर्स लगे, और ये रिपल्सन का फोर्स जो है, जब रिपल्सिव फोर्स हमको मिलेगा तो हम इस चीज के लिए श्योर हो जाएंगे कि ये चार्ज के द्वारा ही बल है। अगर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षित करने वाला बल लगेगा, तो कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी कि भाई पृथ्वी ने खींचा कि चार्ज ने खींचा। तो यहां पर हम लोग उससे बचने के लिए हमने रिपल्सन करवाया। और यूनिट क्यों रखा? क्योंकि जब ये इसको बल लगाएगा तो ये थोड़ी इसको छोड़ देगा, ये भी तो बल लगाएगा। अगर मान लो कि तुम कहीं पर जाते हो, रास्ते पे चल रहे हो, चलते चलते किसी को बोले भैया सुनो, हाँ 1 घंटा आप खींच दिया, खींच के चल दिया, तो तुमको छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कब छोड़ेगा? जब वो तुम्हारे तुलना में बहुत कमजोर रहेगा। जैसे गांव में देखा होगा, या कितना खुराफाती आदमी होता है कि गांव में चलता है तो छोटका बचवा सब वो मारते चलता है, डराते चलता है, तो छोटा बच्चा डर जाता है, वो काई काई करते मम्मी के पास भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसके पास उतना ताकत नहीं है। और कोई बड़ा आदमी को डराएगा, उठा के पटक देगा, वहीं दांत आ जाएगा, है ना। तो वहां पर वो नहीं चलता। इसीलिए हमने क्या किया, इसको छोटा चार्ज रखा। छोटा चार्ज क्या करेगा? इस पर फोर्स को फील करेगा, लेकिन ये इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो अब क्या हुआ, ये चार्ज इस पर, मैंने कहा कि ये क्या है, ये Q0 है, एकांक धन परीक्षण आवेश है। तो ये जो है, ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा, तो दोनों के बीच में कुलम्ब बल लगेगा बाबू। अब देखो डिटेल्स में थ्योरी तो नहीं लिखवा पाऊंगा ना आपको, मैं समझा दे रहा हूं, है ना। थ्योरी जो है तो आप नोट्स में आपके हो गए, आप वहां से देख लीजिएगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये कुलम्ब का फॉर्मूला है। एक चार्ज कौन है? Q1 के जगह पे कैपिटल Q है, और दूसरा चार्ज कौन है बाबू? तो ये Q0 है, अपॉन डिस्टेंस क्या है, R² हो गया। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने देखा, मैंने कहा कि चूंकि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0 बताया था, और F हमको यहां पर मिल गया है। तो क्या हम लोग यहां पर इसको डिवाइड कर सकते हैं? अच्छा, इसको मान लो कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है ना, F × 1/Q0, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर जो F है, इस F का मान यहां पर एज इट इज रख दीजिए, 1/4πε0, और Q0/R² है, और ये वाला यहां पर ज्यों का त्यों हम लोग रख देंगे, तो ये और ये कट जाएंगे बाबू। तो यहां पर हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, एडजस्ट कर लीजिएगा आप भी। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अब एक बात बताइए बाबू कि अगर ये यहां पर ये जो 1/4πε0 है, इसको रिप्लेस करके सिर्फ K लिख दिया जाए,
बड़ा वाला के, तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू है कितना है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, के भी आ सकता है। और आप देखिएगा हाई लेवल बुक जो है, अब तो कई लोग तो भाई आप लोग का तो मतलब ये समझिए कि कई लोग एसपीबीटी से पढ़ाता है आपको। एसपीबीटी कोई बुक है, उस बुक में आपको जो यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे अच्छा है। एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक है, गवर्नमेंट सरकार ने उसको लिखवाया है। और जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे नीट होता है या जो भी एग्जामिनेशन होते हैं हाई लेवल के, उसमें एनसीईआरटी को जरूर रेफर किया जाता है। इवन कई यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर तो रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा एडमिशन के लिए, तो वहां पर जाइएगा, क्वेश्चन पूछेगा, एसपीबीटी पढ़ के जाइएगा, वो क्वेश्चन नहीं बता पाइएगा, डांट के भगा देगा वहां से, एनसीईआरटी ने पढ़ा है। और कई लोग तो हैं मतलब एनसीईआरटी छूते ही नहीं है, वो एसपीबीटी की किताब पढ़ रहे हैं। बताइए एसपीबीटी कोई बुक है? प्राइवेट बुक। अगर एनसीईआरटी के अलावा बढ़ना तो एचसी वर्मा बढ़ जाइए, हेलिडे रेस्टी को बढ़ जाइए, आई रोडो बढ़ जाइए, तब समझ में आता है। अब एनसीईआरटी से डाउन कर दिए किताबों को और कहे कि भाई ये फिजिक्स में, अभी कितना बच्चा को ये लगता है कि फिजिक्स में 26 चैप्टर है। नहीं भाई, 14-15 चैप्टर है बस फिजिक्स में। उस एक चैप्टर को 3-3 4-4 पार्ट में लोग लेकर किताब खोल के आपको बताता है, आपको लगता है कि सही है। डेरिवेशन फिर वहां पर आप गड़बड़ा जाइएगा। तो यहां पर देखिए क्या है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर के भी आ जाए तो वो हाई लेवल्स की जो बुक है ना, ये पूरा फॉर्मूला भी नहीं लिखती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखती है। अब बच्चा समझ जाएगा, उसको पढ़ने के लायक जो होगा, उसको पढ़ने वाला जो होगा। तो यहां पर देखेंगे कि ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन यहां पर देखिएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चूंकि चार्ज छोटा है तो छोटा दिया गया है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे क्या है? अगले क्वेश्चन है हमारे ये रहे, डिवाई किसका मात्रक है? डिवाई किसका मात्रक है? ऑप्शन दिया है आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और इनमें से कोई। तो आवेश का मात्रक डिवाई सुना है कभी? नहीं सुना। विभव का सुना है, वोल्ट सुना है? सुना ही नहीं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी का होता है भाई। क्या कैसा मात्रक है? तो हमने तो सुना नहीं। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है, पहले इसको समझ लो, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखो विद्युत द्विध्रुव के लिए कहा गया कि जब, देखो डिफिनीशन मैं कहूं अगर, बिल्कुल सिंपल साधारण सा डिफिनीशन है इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। और कैसे इंपॉर्टेंट है मैं ये बता देता हूं। इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं, तीन तरह के बनते हैं। एक तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय तल पर विद्युत क्षेत्र, उसको तो एकदम करके जाना है बाबू, दोनों में से कोई एक आ सकता है। दूसरा चीज है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव आघूर्ण को रखे हैं और रखने के बाद ऐसे टॉर्क बनता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, आघूर्ण होता है, उस टॉर्क को डिराइव करने आना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव में भी टॉर्क पूछ देता है तो रिजल्ट भी उसका आना चाहिए। आपको याद होगा टाउ इज इक्वल टू क्या मिला था? पीई साइन थीटा। पी क्या था? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा एंगल। तो इस पे बातें करेंगे जब शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तब। तो द्विध्रुव में कहा गया कि दो आवेश रखा हमने, दो आवेश रख दिया, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। कैसा ये ऐसे रहेंगे क्या? पॉजिटिव इधर नहीं हो सकता? हो सकता है, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर इनको बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखा जाए, बहुत छोटी डिस्टेंस को मैंने क्या मानना? 2a माना। ऐसा क्यों? बड़े बड़े डिस्टेंस को तो r मान रहे थे, इसको 2a क्यों माना? अभी बताते हैं क्यों माना। 2a मान सकते हैं, 2l मान सकते हैं, 2d मान सकते हैं, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पूरा सिस्टम बनेगा बाबू, इस सिस्टम को कहते हैं कि ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब ये डाइपोल कहां मिलता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, फिजिकल केमिस्ट्री में सर लोगों ने बताया होगा। डाइपोल क्या कहां बनता है बाबू? देखो HCl देखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें एक कैसा, एक हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन कैसे जुड़ेगा? दोनों तो चार्ज है ना। हाइड्रोजन कैसा है? ये तो धनायन है और ये क्या है? ऋणायन है। दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके बहुत कम डिस्टेंस पर रहेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद देखो ये क्या करने वाले हैं, इसके बाद ये ऐसे रहेंगे और ये घर 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 घूमना शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो घूम रहा है इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अरे बात सुन में, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे कैसे? देखो ऐसे नहीं, मतलब ऐसे घूमता। ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया हाइड्रोजन, ऐसे घूमेगा।
ऐसे घूमेगा। ये इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, लेकिन ये क्यों घूमता है भाई, बात ये है कि क्यों घूमता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है और ये आकर्षण बल इनको खींच रहा है। लेकिन जैसे ये बहुत छोटे कितना 10 के पावर -14 मीटर तक पहुंचेंगे, तो यहां पर इन दोनों के बीच में एटॉमिक नहीं कहें तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगेगा, जो क्या करेगा, इनको रिपेल करने की कोशिश करेगा। और ये दो अलग अलग फोर्स आपस में वेक्टर सम होकर के ये यहां पर क्या जनरेट करते हैं, घूमना, इसको आघूर्ण देते हैं, मोमेंट देते हैं, है ना। ये थोड़ा सा फाउंडेशन बैच में डिटेल में बता पाऊंगा, यहां पर उतना नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट के लिए क्या बोला गया था आपको, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, तो आघूर्ण के लिए कहा गया कि किसी भी एक आवेश को ले लीजिए और इन दोनों के बीच की दूरी को ले लीजिए, इसको दिखाया था पी वेक्टर से। ये पूरा नाम इसका है द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होगा बाबू, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक भी आता है, तो क्यू का, चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, तो कूलम्ब मीटर क्या हो गया इसका, ये सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखना, कूलम्ब मीटर, सी बड़ा है, सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, बराबरी का, कूलम्ब बड़ा मीटर छोटा, तो ये कूलम्ब मीटर हो गया। इसी का ये तो कौन सा मात्रक है, ये बाबू एसआई मात्रक है, ये जो है एसआई मात्रक है। लेकिन अगर सीजीएस याद होगा, आवेश का मात्रक क्या बताया गया था सीजीएस में, स्टैट कूलम्ब या ईएसयू, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 1/10 पार्ट ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू 1 एबकुलम और 1 ईएमयू। ओके, अब यहां पर देखिए ये सीजीएस मात्रक जो होता है ना बाबू, वही होता है डिबाई, क्या होता है, डिबाई। और यहां पर क्या पूछा है कि डिबाई किसका मात्रक है, तो डिबाई जो है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सीजीएस मात्रक है, ध्यान रखिएगा, इसका सीजीएस मात्रक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कह दिया गया कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समानांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल कैसा लगेगा, एक्स अक्ष पर लंबवत होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। बाबू ये वाई नहीं है, ये एक्स है, क्योंकि जो एक्स अक्ष पर लंबवत होगा तो वाई एक अनुदिश हो जाएगा, ये भी एक्स है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, अब देखो, अगर मान लो कि हमने यहां पर रखा, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैंने एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या बाबू, एक्स एक्सिस का मतलब ये और वाई एक्सिस का मतलब ये, और हमने कहा गया कि इसमें लंबवत रखा है, मतलब कैसा रखा है, मैं एक बार क्वेश्चन को देख लूं, मेरे माइंड से स्किप कर रहा है क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव को वाई अक्ष के समानांतर रखा गया है, ये वाई अक्ष ऐसे है बाबू, तो इसके समानांतर तो यही हो गया ना, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, ऐसे रख दिया समानांतर इसको। यहां पर मैं इसको चेंज कर दूं कलर, यहां पर और यहां पर। अब देखो बाबू क्या होगा, कहा कि फोर्स कैसा लगेगा, है ना, तो द्विध्रुव पर बल कैसा लगेगा, बल किस तरह से लगेगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे एक इसमें चार्ज, तुमको पता होगा कि एक चार्ज कैसा होगा, एक कोई चार्ज इसमें नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव, इसको मान लेते हैं, इसको मान लिया कोई एक चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या किया जाएगा भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के द्वारा रिपेल किया जाएगा, कितना, QE, कैसा, प्लस का, है ना। और ये जो निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये क्या है, ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, -QE। अब ये तुम ही बता दो कि ये एक्स एक्सिस के अनुदिश लग रहा है कि एक्स एक्सिस के लंबवत लग रहा है। तो भाई गधे बच्चों को पता होगा कि एक्स एक्सिस के दिशा में ही जा रहा है, जिधर एक्स एक्सिस का मुंह है उधर इसका मुंह है। अच्छा, जिधर ये एक्स एक्सिस है ये उसके विपरीत है, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, यहां पर मैं देख लूं ऑप्शन में क्या है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश, तो एक्स अक्ष के अनुदिश। अच्छा एक बात और है, देखो बाबू, अगर नेट बल पूछेगा, तो मान लो कह दे कि नेट बल कहां लगेगा, तो नेट बल 0 हो जाता है, उसका नेट बल नहीं लगता है, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है ना, ये वाला जो फोर्स है, जो ये वाला बल है और ये वाला बल है, दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत है।
क्योंकि आवेश क्या था, बराबर था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इन दोनों के बीच में जो नेट बल लगता है, नेट बल का मतलब क्या है कि इसको दोनों को जोड़ दिया तो भाई साइन भी तो अपोजिट, साइन अलग अलग है ना, तो ये जीरो हो जाएगा। और नेट बल जीरो होने के कारण ही क्या होता है, नेट बल जीरो होने के कारण ही ये जो है ये पूरा ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है कुछ ज्यादा ही घूम गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, राशि में होता है, कौन सी सदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। भाई सदिश राशि का मतलब तो पता होगा कि वैसी भौतिक राशि जिसके पास दिशा भी हो और परिमाण भी हो और साथ ही साथ वो सदिश जोड़ के नियम का पालन करती हो। तो आपको याद होगा जब मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो इस पर दिया था वेक्टर, इसका मतलब कि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये कौन सा है, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, एक ही बात है बाबू। तो ये हो गया आपका, ये विभव नहीं है। विभव देखो कैसे निकलता है, विभव के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था, कार्य बटा में ऊर्जा, कार्य बटा में आवेश। तो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो वेक्टर कहां से हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, कहा कि जब वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मौजूद दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः इतना तथा इतना है, इनके बीच बल का परिमाण कितना होगा, ठीक है बाबू। देखो ये न्यूमेरिकल है, अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखो ये बोर्ड में पूछ भी चुका है कई बार, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही सारे जगह पूछे जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल मतलब कैलकुलेशन वाला है, तो मैं इसको करवा देता हूं, है ना, कर लेते हैं इसको हम लोग। तो कहा था कि वायु में, ध्यान रखिएगा मीडियम क्या कह रहा है, वायु में, अगर जल कह देगा तो फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, धातु कह देगा तो निकालने का आवश्यकता नहीं, इसलिए शून्य लगाना, क्योंकि धातु का आपेक्षिक परावैद्युता मेटल का कितना होता है, इनफिनिटी होता है, और इनफिनिटी होने की वजह से जो फोर्स का मान है वो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी संख्या को इनफिनिटी से भाग देंगे तो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो वायु और पानी और निर्वात, इन तीनों के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट तो एक ही के लिए करेंगे, वायु और निर्वात का अपेक्षिक परावैद्युता एक ही होती है, सेम होती है, या परावैद्युत नियतांक बोले तो सेम ही लगभग हो जाता है, क्योंकि इसका निर्वात का 1 होता है और वायु का 1.00053 करके ऐसा होता है। तो वैल्यू नियरेस्ट एक जैसा ही है, तो दोनों में कोई भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को भी रोकते हैं, इसके आगे कोई ऑब्जेक्टिव उसको कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन का हम लोग अंत कर देंगे क्लास का, है ना। तो देखते हैं आगे और कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा चलिए आगे हम लोग, नहीं चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बाबू, कहा कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। कोई विद्युत द्विध्रुव है और ये विद्युत द्विध्रुव क्या कहा गया, किसी पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो इस पर विद्युत द्विध्रुव का विद्युत फ्लक्स का मान क्या होने वाला है। तो विद्युत फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है, विद्युत फ्लक्स के बारे में आप पढ़े होंगे, क्या है फ्लक्स, तो किसी सरफेस से हो करके जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो जाएं, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, उन्हीं क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, उन्हीं संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसके लिए गॉस भाई साहब ने भी थ्योरम दिया था आपको, है ना। तो गॉस भाई साहब ने थ्योरम जो दिया था, तो वो थ्योरम क्या था, वो थ्योरम था आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहे थे कि कोई बंद सतह है और बंद सतह के लिए जो नेट चार्ज होगा, देखो उसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। कहा कि बंद सतह है और उस बंद सतह में जितने भी आवेश रहेंगे उस कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है क्या, विद्युत फ्लक्स। अब देखो बाबू, कहा गया कि ये विद्युत द्विध्रुव है, ये तुम्हारा हो गया विद्युत द्विध्रुव, मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये वाला। और कहा गया कि इस विद्युत द्विध्रुव पर देखो आवेश कितना है, -q है और +q है, और इसको एक
सरफेस से मैंने बंद कर दिया। अच्छा, सरफेस गोलाकार हो जरूरी नहीं है, कैसा भी हो सकता है। ये बंद सतह है। अब ये जो बंद सतह है, तो इसके लिए गॉस साहब ने क्या कहा कि फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट आवेश, इसमें कुल आवेश कितना है बाबू? तो देखो यहां पर आवेश प्लस क्यू है ना, यहां पर माइनस क्यू है, तो नेट आवेश कितना हुआ? दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो यहां पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाना चाहिए, है ना। यहां पर देखो तो शून्य है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। कहा गया कि जब आवेश से अनंत दूरी पर, मतलब जब नहीं होगा यहाँ पे, आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? भाई अनंत दूरी पर हो जाएगा बाबू, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? कोई आवेश है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर ही क्या हो गया? इस आर के जगह पर क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा, तो पूरा का पूरा फील्ड कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? यहां पर भी जो है आंसर आपका शून्य हो जाता है। और हम लोग देखें और आगे क्वेश्चन है, और आगे क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 38 क्वेश्चन हो गए बाबू, 38। और मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराता हूं, इसी के साथ आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे। और अगले क्लास में हम लोग जो हमारा इससे बिहार बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मैं उनको लेके आने वाला हूं, सब्जेक्टिव वाला। और उसका डिस्कशन भी करेंगे हम लोग कि कैसे उत्तर को लिखा जाए। मैं उत्तर नहीं लिख पाऊंगा, है ना, ज्यादा ऐसा भी खुश मत हो जाइएगा कि सर आपको आंसर दे रहे हैं। आंसर नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा कि आंसर लिखते कैसे, तरीके बता दूंगा। बाकी आंसर आपको खुद करना है। और मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर एक बार आपसे डिस्कस कर दूंगा उसको, और जो करने लायक होगा थ्योरेटिकल पोर्शन, है ना। जो डेरिवेशन होगा उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक उसको भी करवा दूंगा आपको। मतलब चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आज ही कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्टिव मैं आपको कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसके साथ हम लोग खत्म करेंगे। कहा गया कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मौजूद दो आवेश हैं। एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलम और 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलम। तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं एक आवेश को Q1 मान लो, तो कहा कि 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलम है, और Q2 जो है ये 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलम है। और दोनों के बीच की जो दूरी कही गई है, वो दूरी कितनी कही गई आपसे? दूरी कहा गया कि 30 सेंटीमीटर है। अच्छा बाबू, एक बात और ध्यान रखना, 30 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान रखना कि जो यूनिट दिया जाता है ना न्यूमेरिकल्स में, इन यूनिट से बहुत ध्यान रखना है। कभी कूलम दे देगा, कभी माइक्रो कूलम दे देगा, कभी मिली कूलम दे देगा, तो उसके अंदर पावर क्या होंगे? बदल जाएंगे। यहां पर देखो जो सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर पर डायरेक्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जितने भी डेरिवेशन किए गए हैं वो डेरिवेशन एसआई मात्रक पर किए गए हैं, और दूरी छोड़ो, लंबाई का एसआई मात्रक सेंटीमीटर थोड़ी होता है, मीटर होता है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30/100 कर देंगे तो इतना मीटर हो जाएगा। अब कोई कम बुद्धि का बच्चा है तो वो क्या करेगा? इसको लिखेगा 0.3 मीटर। पॉइंट डेसिमल लेके आओगे, एग्जाम में तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा सॉल्व करने में। फटाफट क्या करिए, आप तो अच्छे बच्चे हो तो आप क्या करोगे? 3 गुणे 10 के पावर -1 मीटर। ये टेक्निक है कैलकुलेशन को कम करने का। तो कूलम्ब के नियम से फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। और यहां पर इसका वैल्यू तुमको पता है, 9 × 10⁹। यूनिट लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और यहां पर क्या हो जाएगा? इंटू Q1 क्या है? Q1 यहां पर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -7। Q2 क्या है? 3 गुणे 10 के पावर -7, और इसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुणे 10 के पावर -1 का स्क्वायर। 3 गुणे 10 के पावर -1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो यहां पर हम लोग रखेंगे, देखो जितने संख्या है ना, संख्या को एक साथ कर लो, ज्यादा अच्छा फील करोगे, बेटर स्थिति में रहोगे बाबू। 9 × 2 × 3 एक साथ कर लिया। अब ये 3 है, 3 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा?
9 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -14, और ये नीचे वाला जो 10 के पावर -2 होने वाला है ये कहां चल जाएगा, ऊपर, तो 10 के पावर 9 इंटू माइनस है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 10 के पावर 2। मैं इन दोनों को सॉल्व करके यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, 10 के पावर 11, कोई पाप तो नहीं हो जाएगा भैया। अब यहां पर मैं कहूं तो क्या हो जाएगा, 9 से तो 9 कट गया, काम आसान हो गया, ये हो गया 3 दूना के 6, और इसमें आ जाएंगे तो 14 में से 11 जाएगा तो कितना हो गया, 10 के पावर -3 न्यूटन। बल का मात्रक, बल कोई भी हो, कहीं का भी हो, मात्रक उसका क्या होगा, न्यूटन होगा। ऐसा नहीं कि कोलंबियन फोर्स तो मात्रक कूलम्ब हो जाए, बिल्कुल नहीं, बल कोई भी हो, कैसा भी हो, न्यूटन। और आपने भले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आंसर भी ला दिया, नीचे लास्ट में मात्रक लिखना छोड़ देंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मात्रक को लिखना बहुत जरूरी है, मात्रक को लिखना बहुत जरूरी है। और देखो बाबू, ये ऑप्शन है वहां पे, तो मैं देखूंगा कि वहां पर ये ऑप्शन है कि नहीं है, वहां पर ये ऑप्शन नहीं है, बड़ा दुख की बात है, दुख की बात है, ए गधा, दुख की बात कैसे है, 10 के पावर -3 ये क्या होता है, उपसर्ग मिली, मिली, यहां पर मिली कि नहीं मिली, 6 मिली न्यूटन, 6 मिली न्यूटन, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो बच्चों, ये हमारा आज तक का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप बहुत खुश हो जाइए, तैयारी करते रहिए मन लगा के, मैं अपना 100% दे रहा हूं, आप मोर देन 100 दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं, है ना। आप, मेरा क्या है, मैं तो फिर आने वाले बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा। आप अपना एग्जाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ, और अच्छे ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी खराब हो जाएगी, 4 साल में ग्रेजुएशन होगा। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, नॉलेज होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर आप, अब ये तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब मैं कल आपके लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आऊंगा, और चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और संधारित्र, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कल हम लोग कुछ करेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे, विदा क्या लेता हूं, जा रहा हूं, जय हिंद।